नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता चल रहा होगा कि हम सब मिलकर एक मुहिम चला रहे हैं। दोस्तों, आइए इस मुहिम के बारे में सुनते हैं ईडीए ऑनलाइन क्लासेज के सर रमन सर के द्वारा इसके बारे में क्या जानकारी दी जा रही है। हमारे उत्तराखंड में एक विद्यार्थी ने अभी सुसाइड किया है। तो मैं अपनी बात शुरू करने से पहले जो अंतिम समय में 2 मैसेज किए गए हैं आप लोगों को पढ़ाना चाहूंगा। और इसलिए जरूरी हो जाता है कि ये सुसाइड करने वाले विद्यार्थियों की संख्या एक नहीं है, अनेकों है। लेकिन ना सरकार का ध्यान इस तरफ है, ना ही जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए कर्मचारी हैं उनका कोई ध्यान है। मरने दो अपना, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो युवाओं का देश है, बहुत युवा है हमारे पास में। अभी 2014 में 2015 में हम सबसे ज्यादा युवाओं वाले देश थे, तो ज्यादा युवा है अपना छोड़ दीजिए, उनको बेरोजगार सड़कों पर छोड़ दीजिए, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, आत्महत्या करेंगे, कौन सा काम हो जाएंगे अपना। यही चल रहा है सरकार का। और ये ऐसे 2 मैसेज है कि झकझोर कर देने वाले मैसेज है। अगर यही हालात रहेंगे तो भविष्य में संख्या हजारों में और लाखों में जाएगी। तो बहुत गंभीर समस्या है। तो इस विद्यार्थी ने देखिए क्या क्या लिखा है। हाँ, मैं पैदा होने के बाद से ही पागल हूं, ना ही मुझे शादी करनी हो, ना ही मुझे जीने की इच्छा है। मैं इस धरती पर इतनी ही खुशियां लेकर आया था। इस धरती पर मेरे से जितना हो सके मैंने अच्छे करने की कोशिश करी। अगर भूल से भी कोई गलती हो गई तो मुझे माफ कर देना। मैं अगले जन्म लूंगा और दोस्तों के सारी इच्छाएं पूर्ण करूंगा। फिर इंपॉर्टेंट ये जरा देखिए, आई डोंट नो, लेकिन मैं अपनी जिंदगी को इसी मोड़ पर विराम दे रहा हूं। मुझे मालूम है सबसे ज्यादा तकलीफ मेरी मां को होगी, पर मां जब तक उत्तराखंड में त्रिवेंद्र है ना ही कुछ भला होगा, ना ही कुछ तरक्की होगी। तेरे लड़के को सरकार 50 पैसे तक ना देगी। पढ़े लिखे बेरोजगार ऐसे ही डिप्रेशन में जाएंगे और अपने जीवन की उस कड़ी पर विराम देंगे। पर तुम रोना मत मां, मैं दोबारा जन्म लूंगा और अपने वन दरोगा की भर्ती पूर्ण करूंगा। ये शब्द है उस बेरोजगार विद्यार्थी के। ऐसे कितने मैसेज हम लोगों को प्रतिदिन मिलते होंगे कि हम लोग फ्रस्ट्रेट हैं, हम लोग क्या करें। जैसे तैसे समझा बुझा के कि चलिए जीवन है, मत गंवाइए, लड़िए, संघर्ष करिए। लेकिन जब आप लोग 4-4 साल तक कोई भर्तियां नहीं दे रहे हो तो ये लोग तैयारी करके, कोचिंग करके, रात दिन मेहनत करके, ठेली पे सब्जी बेचकर, मजदूरी करके, समोसा बेचकर, खेल खिलौने बनाकर कब तक अपने मन को तसल्ली देंगे। अरे कम से कम वैकेंसीज को लाइए, वैकेंसी को लाइए, कम से कम इन्हें अपने टैलेंट को जज करने का मौका तो दीजिए। कम ही सही लेकिन कुछ तो वैकेंसीज। हम लोग तो सुनते ही तो आ रहे हैं, हम लोग मन की बात को 6 साल से हम लोगों ने हर बार मन की बात को सुना है और हर बेरोजगार ने सुना है, उसी उम्मीद के साथ में कि कम से कम आज तो हम लोगों के जीवन के लिए या हम लोगों के भविष्य के लिए कुछ अच्छा बोले। लेकिन ये बेरोजगार युवा सिर्फ सुनने के लिए एक वोट बैंक की तरह, कभी इनको कश्मीर में उलझा के रखो, कभी इनको राम मंदिर में उलझा के रखो, कभी किसी और टॉपिक पे उलझा के रखो, लेकिन कभी भी पॉइंट पर मत आइए कि भैया तुम्हारे लिए ये भर्ती आएगी या नहीं आएगी या कुछ भी नहीं आएगा, तुम्हें जो मर्जी करो। तो वो सलाह देने की भी जरूरत नहीं है कि आप समोसा बेचो, आप ये करो, आप ये करो। और जिन भी भाइयों को, बहनों को, जिनको भी ये वीडियो आघात पहुंचाए तो भैया पहुंचने दो, क्योंकि हिंदुस्तान में एक अलग ही माहौल, अलग ही ट्रेंड चल रहा है। जिसको कुछ होश नहीं, जिसको कुछ ज्ञान नहीं, वो भी अपना नारे लगाने के लिए सबसे आगे, लेकिन इन युवाओं के जीवन पर और इन बेरोजगार के जीवन पर कोई चिंता नहीं है। अपना चलने दो। उत्तराखंड में पिछले 3 सालों में एक भी भर्ती, एक भी मेंबर की भर्ती तक कोई मतलब नहीं। जो 250 विद्यार्थी
पुराने 2016 में बहुत अच्छे से एग्जाम देकर जिन लोगों को ज्वाइनिंग मिलनी थी उन लोगों को भी टंगा दिया, उन 250 लोगों का भी भविष्य खराब कर दिया और नए लोगों को एक लॉलीपॉप ये दे दिया कि भर्ती देंगे। सिर्फ न्यूज़पेपर में चल रहा है। हमारे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ये चल रहा है, न्यूज़पेपर में रिक्रूटमेंट हो रहे हैं, नेताओं के बच्चे अपना पोस्टिंग पे जा रहे हैं, चोरी छिपे से भर्तियां भी निकल जा रही है। लेकिन ये आम आदमी के लिए नहीं है। आम आदमी, बेरोजगार आदमी, हम सब युवाओं का जन्म तो ऐसे पिसने के लिए हुआ है, बस एक ट्रेंड चल रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें, यूपी SSS 2016 से यही ड्रामा चल रहा है। हर बार आएगा 1000 रुपए का फॉर्म होगा, यही सीन चलता रहा है। कुछ भर्ती अपनी मर्जी से 490 भर्ती कर दो, अपनी मर्जी से घटा के 350 कर दो। 2016 से आज तक किसी पेपर का कोई मतलब ही नहीं है। ये लीजिए जेई की भर्ती आ गई, ये इसकी भर्ती आ गई। आने से पहले कुछ ना कुछ ऐसी कांटा इसमें फंसेगा, वो भी सरकार की ही देन है, वो हाई कोर्ट में जाएगी। तो यूपी SSS वालों से भी जरा पूछा जाए कि ऐसा ये नोटंकी क्यों चल रही है। एक हमारे यूपी SSS वाले चेयरमैन है जिनको कुछ ये नहीं पता है कि किस भर्ती में धांधलेबाजी हुई है, किस भर्ती में घोटाला हुआ है, किस भर्ती में क्या है, लेकिन एक अच्छे से पता है कि किससे कितना आना है, कितना जाना है। जिस भर्ती में खुलेआम वीडियो पकड़े गए हैं, जिस भर्ती में खुलेआम ये सीन चला है कि पैसे लेके भर्ती हुई है, वो उस भर्ती में सबको ज्वाइनिंग दे दिया। जो निष्पक्ष भर्ती थी उस भर्ती के विद्यार्थी को अपना बेरोजगार छोड़ दिया। SSC का भी यही चल रहा है। रेलवे का ये नहीं पता कि NTPC के एग्जाम का कुछ होगा नहीं होगा, बच्चों से अच्छी खासी अरबों खरबों में रकम को इकट्ठा किया और यही चल रहा है। तो हम सब बेरोजगार युवाओं का तो यही एक कहानी बन रही है और ये बहुत गंभीर समस्या है। ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है। धीरे धीरे करके विद्यार्थी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, विद्यार्थी यही कदम उठाएंगे जो भी कहानी मैंने आप लोगों के सामने रखी है। धीरे धीरे करके विद्यार्थी नहीं होंगे तो टीचर अपना क्या करेंगे। विद्यार्थी नहीं है तो टीचर अपना क्या करेंगे। तो देश में भर्तियों को लेकर, बेरोजगारी को लेकर एक नेगेटिव का बहुत ज्यादा जो नेगेटिव माहौल बना हुआ है, उस पर आकर खुलेआम बात करिए कि आपकी ये भर्ती होगी नहीं होगी। जो बच्चों से 500-500 रुपए लेकर अपना अच्छे खासे अमाउंट इकट्ठा हुआ, बाद में 2-2 साल 3-3 साल बाद बोल दो कि 250 रुपए उनको रिफंड कर देंगे। ये चल रहा है नोटंकी। रेलवे का ये नहीं पता कि NTPC का भरा लिया, इसका भरा दिया, इसका भरा दिया। अरे जब सैलरी देने के लिए आप लोगों के पास पैसा नहीं है तो ये रिक्रूटमेंट निकालने का ड्रामा क्यों कर रहे हो। फिर ये नोटंकी क्यों है। फिर निजीकरण का चल रहा है तो फिर अपना पूरे देश को प्राइवेट करो। फिर किसी सरकार की भी जरूरत नहीं है प्राइवेट। जब देश में सरकारी विभाग कुछ है ही नहीं तो फिर सरकार का क्या जरूरत होगी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग को कोई मतलब नहीं है। आप तेल के दाम घटाइए, बढ़ाइए, आप डीजल के दाम कुछ भी करो, पेट्रोल के दाम करो, आप लौकी के दाम कुछ भी करो, प्याज के दाम कुछ भी करो, लेकिन वैकेंसीज तो कम से कम दीजिए ताकि ये लोग अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपने आप से महंगी चीजें भी खरीदने में सक्षम हो जाएंगे। लेकिन ये लोग तैयारी भी कर रहे हैं, बाहर रहना, खाना, व्यवस्था करना, उसके बाद सब कुछ एडजस्ट करके 3-3, 4-4 साल तैयारी करना, लेकिन एक भी मौका ना मिलना पेपर देने का 3-3 साल में, तो कैसे चलेगा। जैसे वीडियो बने मिले आप लोगों को धमाकेदार तरीके से शेयर करिए। मन की बात जितना भी हो डिसलाइक करिए। आज तक 1.5-2 लाख डिसलाइक है, कल तक 4 लाख आप लोग पहुंचाइए। SSC चेयरमैन को अपना ट्विटर पर भी हैशटैग मार के आप लोग डिसलाइक करिए। अगर ये यूपी SSS के चेयरमैन कहीं मिले तो उनको भी ठोकिए डिसलाइक, बॉयकॉट करिए पूरी तरह से यूपी SSS। बिहार की हालत भी यही चल रही है। हमें तो ये भी नहीं पता किस स्टेट में किसकी अपना गवर्नमेंट है, हमें उससे मतलब भी नहीं है। क्लियरली मतलब है कि रोजगार दीजिए, जो भी वैकेंसीज देगा हम तो नारे लगा के उसी के साथ है, हमें कोई ऐतराज नहीं है आपकी सरकारों से, आपकी अपना नेतागिरी से। आप सबको पता है कि युवाओं के साथ कितना बुरा किया जा रहा है। वो अपने मन की भड़ास कहां निकाले, उन सबकी मन की भड़ास मैं निकालूंगा। आज हम दिखाएंगे तुम्हें तुम्हारी औकात। इस समय भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोग किसी ना किसी तरीके की बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां केवल और केवल इस कोरोना के टाइम में गई। 50 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियां केवल और केवल
इस जुलाई के महीने में गई। अगर मैं कहूं कि चुनाव का नामांकन आज किया जाए, 2 साल बाद चुनाव कराया जाए, 1 साल बाद चुनाव का रिजल्ट आए और चुनाव में गड़बड़ी के कारण 3 साल कोर्ट में मुकदमा चलता रहे और उसके बाद कोर्ट उस चुनाव को निरस्त कर दे, तो सरकार में बैठे लोगों को, नेताओं को कैसा लगेगा? आज अगर हम ये सोच रहे हैं कि जो एनटीपीसी आरआरबी के एग्जाम में 2.5 करोड़ बच्चों से फॉर्म भरवा के 500 रुपए फीस वसूल के बोलते हैं कि 400 रुपए बाद में वापस करेंगे, कितना बढ़िया धंधा चल रहा है, कमाल का तरीका है साहब का रेवेन्यू वसूलने का, और सरकार का इस पे कोई ध्यान नहीं है। आज 1.5 से 2 साल होने वाले हैं एनटीपीसी और आरआरबी में। एक बार ये कहते हैं हमें कोई एजेंसी नहीं मिल रही एग्जाम कराने के लिए, फिर आपने जब फॉर्म हमसे भराए थे, जब हमसे फीस वसूली थी, तो क्या सोच के वसूली थी? लेकिन हमारे देश की मीडिया इन सबको दिखाने का उसके पास कोई टाइम नहीं है। वो बस एक मुद्दा पकड़ लेंगे, उनको भी पता है सबको मजा आ रहा है, यही दिखाओ यही दिखाओ, चिल्ला रहे हैं बुरी तरीके से। एक एंकर आप मुझे बता दो कि तमीज का है, अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह और ये फलाने भाई साहब रिपब्लिक टीवी वाले भाई साहब, क्या नाम है इनका, गोस्वामी जी, ये तो बुद्धि भ्रष्ट इनकी हो गई है। मैं सच बता रहा हूं, ये जितने बुरे कर्म कर रहे हैं, जितने लोगों की बद्दुआएं ले रहे हैं, आज से आप सबसे मैं गुजारिश करता हूं, आप सबके माँ बापों से गुजारिश करता हूं कि इस मीडिया को बाइकआउट कर दो। आप सोचोगे कि क्यों, मैं आपको बता दूं, इसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। एक जमाना हुआ करता था जब मीडिया अगर कोई बात कहती थी तो सरकार की जवाबदेही बनती थी। आज मीडिया चिल्लाती रहे, मीडिया को कोई मतलब नहीं है, सरकार को कोई मतलब नहीं है। सरकार जरूरी नहीं समझती कि वो मीडिया के बात का जवाब दे, क्योंकि मीडिया बाइस हो चुकी है। मीडिया को न्यूट्रल होना चाहिए। आज देश के अंदर कोई पॉलिसी आती है तो मीडिया जनता से जाके सवाल पूछती है, जबकि उसको सरकार से पूछना चाहिए कि आप ये पॉलिसी लेके आए हो, इसको कैसे एग्जीक्यूट करोगे, कैसे लोगों तक फायदा पहुंचाओगे। वो जनता से सवाल कर रहे हैं उल्टा। ये कोई न्यूज है क्या यार? इसके बगैर मेरे को क्या खाना हजम नहीं हो रहा है। लेकिन अगली बात आती है जी, देखो कितनी अच्छी है ये ANI है, जो माना जाता है भारतवर्ष का एक बेहतरीन न्यूज एजेंसी है। ठीक है, बेहतरीन, क्योंकि आप देखेंगे जी नरेंद्र मोदी जी अगर गुफा में भी घुसे हुए हैं तो सिर्फ एकमात्र यही फोटोग्राफर वहां पर मिलता है कि वो वहां अनुलोम विलोम कर रहे हैं और वो भगवान भोलेनाथ का जाप कर रहे हैं, तो ये वाला न्यूज चैनल हमेशा वहां पहुंचता है। लेकिन ये उन बच्चों के घर कभी नहीं पहुंचता जो बच्चे पेपर के रिजल्ट न आने की वजह से सुसाइड करते हैं। ये कभी वहां नहीं पहुंचता, ये कभी वहां आवाज ही नहीं उठाता। लेकिन ये फर्जी ये यहां पहुंचता है कि महाराष्ट्र एक्टर रिया चक्रवर्ती एंड हर ब्रदर शोएब चक्रवर्ती अराइव एट DRDO गेस्ट हाउस। ये कोई न्यूज है क्या यार? इसके बगैर मेरे को क्या खाना हजम नहीं हो रहा है। लेकिन ये कोई न्यूज है क्या यार? इसके बगैर मेरे को क्या खाना हजम नहीं हो रहा है। लेकिन इसके अंदर इतनी बड़ी बुरी स्थिति बनती जा रही है जिसकी वजह से हर छात्र, हर अभिभावक और हर एक अध्यापक की नींद उड़ी हुई है। बात छोटी नहीं है, बात बहुत गहरी है। अगर ध्यान से नहीं सुनते हैं तो बात आने वाले 5 साल 4 साल में कोई सुनने वाला नहीं है। साल थोड़ा बैठ जाऊंगा, बात करता हूं 3 अक्टूबर 2014 की, जब पहली बार नरेंद्र मोदी जी हमारे सम्मानित PM पहली बार मन की बात को लेकर हम सभी के सामने आए। तो उम्मीद करता हूं, कसम खा रहा हूं मैं, मुझको नहीं पूरे देश के करोड़ों युवाओं को, करोड़ों शक्तियों को एक एहसास हुआ कि आज एक बहुत ही ताकतवर PM हमारे सामने आ रहा है। वो हमारे दिल की बात करेगा, हमारे मन की बात सुनेगा, अपने मन की बात कहेगा, मन की बात पूछेगा। मैं आपको डेट बता रहा हूं, 3 अक्टूबर 2014 को पहली बार जब आकाशवाणी ने प्रचार किया और उनको लाइव किया मन की बात के साथ, तो नरेंद्र मोदी जी, और सबसे बड़ी बात है कि उस दिन विजयदशमी हो रही थी, दशहरा का पर्व हो रहा था। पूरे देश में एक हंगामा सा हो गया कि पहला PM आया है जो खुद युवाओं से जुड़ने की बात करता है, मन की बात कहता है। हम भी खुश हुए थे, दिल से खुश हुए थे, और ये कसम खाई थी कि मोदी जैसे व्यक्तित्व को 5 साल नहीं अगले 50 साल तक अगर देश का PM बनाना पड़े तो हम लोग बनाएंगे। कसमें खाई थी, कसमें खिलवाई थी। लेकिन 3 अक्टूबर 2014 का वो प्रधानमंत्री जो इतना ऊर्जावान हुआ करता था, युवाओं के मन की बात करना चाह रहा था, आज मुझे बहुत दुख हुआ। 30 अगस्त 2020 को इतवार के दिन आज वही प्रधानमंत्री जब मन की बात करने आता है तो वो आपकी बात नहीं करता है, युवाओं की बात नहीं करता है, वो बात करता है डॉग्स, कुत्तों की, वो बात करता है चिंगारी एप्स की, वो बात करता है खिलौनों की। आप लोग खिलौने बनाओगे? और खिलौनों की बात क्यों करता है वो? क्योंकि 2019 में अंबानी परिवार ने, रिलायंस समूह ने और मुकेश अंबानी ने ब्रिटिश की 259 साल पुरानी बहुत ही प्रतिष्ठित खिलौनों की कंपनी हैमलीज को खरीद लिया है। और आज अब वो अपना सारा पैसा लगाकर
देश के तमाम बड़े शहरों में, नोएडा में, बनारस में, गुजरात में, बहुत जगह, ठीक है, तमिलनाडु में वो हैमलीज के बड़े बड़े स्टोर खोल रहे हैं। 259 साल पुरानी ब्रिटिश कंपनी हैमलीज, खिलौनों की बहुत ही प्रतिष्ठित जो है अपना स्टोर है वो, उसको अंबानी ने खरीदा है। उस 2019 के बाद आज वो प्रधानमंत्री उनकी तारीफ करता हुआ देश के युवाओं से यह कहता है कि आप खिलौने बनाना सीखें, आप खिलौनों के प्रति प्यार लाइए। अरे क्या कभी नरेंद्र मोदी जी ने यह बात की कि हम आपके युवाओं की बात करते हैं, युवा मन की बात करते हैं, हमें किसी प्रधानमंत्री से, किसी पार्टी से न नफरत है न प्यार है। जो पार्टी हमारे लिए काम करेगी, युवाओं को रोजगार देगी, हमारी बात करेगी, हम उसकी बात करेंगे। प्रधानमंत्री कोई बने, प्रधानमंत्री आकाश से आए, जमीन से आए, तमिलनाडु से आए, गुजरात से आए, उत्तर प्रदेश से आए, बिहार से आए, लेकिन वो हमारे युवाओं की बात करे। वो प्रधानमंत्री जिससे हम सभी को उम्मीदें हमने लगाया हुआ था, वो कुत्तों की बात करता है, डॉग्स की बात करता है, चिंगारी एप्स की बात कर रहा है। इसके बाद क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज तक कभी, सभी लोग बता दें, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज तक युवाओं के बारे में कभी मन की बात की? मैं दावे के साथ कहता हूं, 200% दावे के साथ कहता हूं, कभी नहीं किया। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ने कभी युवाओं की बात सुनी? नहीं सुनी। शायद सर वो समझते नहीं युवाओं को, और उनकी बात उन तक पहुंचे। मुझे तो एक उम्मीद जगी थी कि ये सभी लोग जमीनी लोग हैं, जब सत्ता में आएंगे तो हमारी बात सुनी जाएगी, हमारी बात कही जाएगी। वो प्रधानमंत्री जब आज मोर को दाना चुकाता है तो आप जैसे करोड़ों लाखों युवा उसकी फोटो खींच रहे हैं। याद रखिए, आज आप मोर चुकते हुए दानों की फोटो खींच रहे हैं। अगर आपके हालात यही रहे और आपने अपने क्वेश्चन, अपने प्रश्न अगर आपने सरकार से नहीं पूछे, तो आपकी जिंदगी, आपका परिवार, आपके माँ बाप, आपके आने वाले बच्चे खुद मोर बन करके नाचेंगे और उसको नचाने वाली आज की सरकारें होंगी। सरकार कोई भी हो, मुझे डर नहीं है, मुझे जेल भेजा जाए। दोस्तों आइए देखते हैं कि हमारे एग्जामपुर के टीचर तथा संस्थापक विवेक सर इस मुहिम के बारे में क्या बता रहे हैं। तो ये कुछ पॉइंट है जिन्हें मैं जल्दी से कुछ इस तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा, लिखते रहिएगा। सबसे पहले ट्विटर के साथ साथ सबसे पहला जो पॉइंट आएगा वो आएगा आपका कि आपको पोस्ट कार्ड देखे आपने, आप सब बचपन में लेटर भेजते थे ना, तो वैसा ही लेटर सुन लीजिए सब लोग। गूगल पे सर्च करोगे तो रेल मंत्रालय, एसएससी, प्रधानमंत्री, यदि तुम्हें अपने राज्य में भी सुधार चाहिए, मुख्यमंत्री, एक रुपए के पत्र आते हैं, एक रुपए के लेटर, और उस पे 1 रुपए का या 2 रुपए का लगता है स्टाम्प पेपर, जो वो आते हैं डाक टिकट। तो डाक टिकट चुपका के इन सबको आपको पोस्ट कार्ड भेजने, सबको पोस्ट कार्ड भेजने, जितने भेज सको। अगर एक व्यक्ति एक पोस्ट कार्ड भी भेजेगा, कोई माता पिता की हैसियत से, कोई टीचर की हैसियत से, कोई स्टूडेंट की हैसियत से, तो अगर ट्विटर के साथ साथ हम लोग पोस्ट कार्ड भी भेजेंगे तो यहां से भी इनके दिमाग पर कुछ तो जाएगा कि आज सिर्फ वो व्यक्ति नहीं कि जिसको ट्विटर चलाना आता है, वो स्टूडेंट भी जाग चुका है, उसके परिवार भी जाग चुके हैं, जो बिल्कुल गांव देहात में रहता है, जिसको किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं है। तो इनके एड्रेस के, प्रधानमंत्री के घर का एड्रेस क्या है, मुख्यमंत्री के घर के एड्रेस क्या है और किसका एड्रेस क्या है, ये सब अवेलेबल है। पहला काम। दूसरा काम, ये जितने निठल्ली मीडिया, ये जितनी बिकाऊ और इस देश की एकदम टुच्ची मीडिया है, जो कभी रोजगार, कभी देश की अच्छी स्थिति पर बात नहीं करती, ये जितने भी चैनल है, इन सबको बायकॉट करना है आज से। बायकॉट कैसे करना है? उनके सोशल मीडिया हैंडल जितने भी है, अभी को सबको अनफॉलो करो। जितने भी इनके यूट्यूब चैनल है, सबको अनफॉलो करो, और टीवी पर जो आप देखते हो उसको अनफॉलो करो। चाहे कोई आज तक हो, एबीपी न्यूज हो, इंडिया टीवी हो, रिपब्लिक हो, जी न्यूज हो, एनडीटीवी हो, जो स्टूडेंट की बात नहीं करेगा वो हमारे फोन में भी नहीं रहेगा किसी भी कीमत पर। चाहे वो कोई चैनल हो, कोई पत्रकार हो, नेता हो, शिक्षक हो, कोई भी, जो तुम्हारी आवाज नहीं उठा रहा
उसे अपने जीवन से हटा दो, क्रॉस लगा दो उस पर। रही बात खबर देखने की, तो इनकी सड़ी खबर देखने से अच्छा है, इनकी बीमार खबर देखने से अच्छा है कि तुम एक अखबार की खबर देख लो। गूगल पे सर्च करोगे ना न्यूज, तो 1 लाख न्यूज खुल के आ जाएंगी। जरूरत नहीं है कि तुम्हें न्यूज के लिए इन्हीं पर निर्भर रहना पड़ेगा। तीसरी चीज, जितने भी नेता हैं, जितने भी नेता हैं जो स्टूडेंट की बात नहीं उठा रहे, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, किसी भी, चाहे वो प्रधानमंत्री का चैनल हो, चाहे प्रधानमंत्री का ट्विटर हैंडल हो, किसी मुख्यमंत्री का हो या किसी का, सबको अनफॉलो करके, इन सबको तुम्हें टैग करके, इनको सबको डिसलाइक करना है। इनको इतना डिसलाइक करो कि ये सोचे और सोचने के लिए मजबूर हो जाए। 2 दिन के अंदर 48 घंटे इस तरीके से माहौल बना दो कि ये 48 घंटे के अंदर इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़े और तुम्हारी बात इनको लानी पड़े कि हम स्टूडेंट के लिए ये हम कर रहे हैं, ये एसएससी में, ये रेलवे, और इस चीज को हम सुधारने के लिए, और इस दिन हम एग्जाम कराएंगे, इस दिन रिजल्ट निकालेंगे। पूरी की पूरी जिस व्यवस्था के लिए हमारी जंग है, उस व्यवस्था पर 48 घंटे के अंदर इनको जवाब देना पड़े। सब कुछ छोड़ के सिर्फ इस चीज पर एक्टिव हो जाओ। चौथी 5वीं चीज जो आपको करनी है, वो करनी है, दिन में आपको जो ट्वीट करने हैं, वो अपने जो भी आपकी मांग है, अभी मुख्य एनटीपीसी एग्जाम और एसएससी में जो सुधार चाहिए, कि जो एग्जाम हुए उनके रिजल्ट, उनकी ज्वाइनिंग और आने वाले एग्जाम्स के बारे में पक्की और सही खबर, इनके ऊपर दिन में आपको ज्यादा टाइम नहीं, 5-5 मिनट निकाल ले 3 बार, 5-5 मिनट भी यदि दिन में 3 बार निकाल लोगे तो भी हम अपने लक्ष्य में प्राप्त हो सकते हैं। दोस्तों, 1 सितंबर को अधिक से अधिक दोस्त ट्विटर पर जाकर अपना विरोध दर्ज कराएं तथा सरकार को भी पता चले कि जब तक वो हमारी बात नहीं सुनेंगे तब तक हम भी इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। चाहे वह एसएससी एग्ज़ाम का मुद्दा हो या रेलवे एग्ज़ाम का मुद्दा हो, जो भी मुद्दा है, जब तक सरकार के द्वारा इसके बारे में नहीं बताया जाएगा तब तक हम इसका विरोध करेंगे। दोस्तों, इसी के साथ साथ हमें एक मुहिम और चलानी है जिसमें प्राइवेटीकरण का विरोध किया जाएगा। इसके खिलाफ भी हमें एक मुहिम चलाना होगा, नहीं तो आने वाले समय में वैकेंसी तो भूल ही जाओ। आप चाहे अभिभावक हो या विद्यार्थी हो या किसी भी संस्थान या व्यवसाय से जुड़े हों, आप सबको हमारे साथ आना होगा, जिससे सरकार को पता चले कि यदि वह हमारी बात नहीं सुनेंगे तो उनकी भी कुर्सी खतरे में आने वाली है। इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूं। जो भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं वह अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप सब हमें कमेंट में यस लिखकर ज़रूर बताइए कि आप सब इस मुहिम में जुड़ रहे हैं।